हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संबिक क्लासेस। आज के डेट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके प्रश्न लगभग एनसीईआरटी पे आधारित होता है। एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्न के मद्देनजर रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक आधारित सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो क्लास 6 का है। इसी तरह क्लास 12 तक हम एक एक कर लेकर आएंगे। क्लास 6 में टोटल 16 चैप्टर है, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके प्रमुख प्रश्न और उसके व्याख्या। सबसे पहला टॉपिक है भोजन, ये कहाँ से आता है। और उसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि। ऑप्शन है फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। दूसरा ऑप्शन है मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा है इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन जो डी है उपयुक्त में से सभी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कथ्य सतन नहीं है। जो ये कथन है जो सत्य नहीं है। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां को खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां को खाया जाता है। और चौथा कौवा मांसाहारी जीव है। ये दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्तियां का प्रयोग खाने में नहीं उपयोग किया जाता है क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग होता है खाने योग्य। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियां तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने के प्रयोग किया जाता है। और कौवा जो है एक सर्वाहारी जीव है, मांसाहारी जीव नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है कि शेर एवं बाघ क्या है, तो दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी लोग क्या है, तो पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। पालक और फूलगोभी सब क्या है, ये सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही सभी जंतु उत्पाद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट चैप्टर है भोजन के घटक के पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे जिसे रुक्षांश कहते हैं। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, खनिज लवण एवं विटामिन। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में जो आहारी रेशे, रुक्षांश है और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर की कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी सही है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भों में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन नहीं है। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, जबकि अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन
सही है। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। दूसरा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये गलत है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ विटामिन है और उसकी कमी से दूसरे तरफ होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दृष्टिहीनता होता है। विटामिन बी1 के कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, ये भी सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा, असत्य कथन बताना था तो ऑप्शन बी असत्य हो जाएगा। विटामिन बी घाव भरने में सहायक नहीं होता है। विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी होता है। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी में से आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ खनिज है और उसके कमी से होने वाले रोग है। आइए देखते हैं इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो कैल्शियम अस्थि क्षय बिल्कुल सही है। आयोडीन घेघा रोग ये भी सही है। लौह से दंत क्षय ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभाज्यजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थिया और दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेघा होता है। गर्दन की ग्रंथि को फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। जबकि लौह की कमी से अरक्ता होती है, इसके कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है, ना कि दंत क्षय होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन के कारण। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन के कमी के कारण होता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है तीसरे चैप्टर का तंतु से वस्त्र का। उसका पहला प्रश्न है कि तागा यानी धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये सही नहीं है। जबकि रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, सही है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये भी सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होता है। जूट पटसन के रेशे है। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहा जाता है। रेशम और ऊन जो होता है वो दोनों जंतुओं से प्राप्त होता है। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकिन से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तंतुओं में कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये तीनों जो है संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। कपास,
जूट जिसे फ्लेक्स कहते हैं रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। लेकिन ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। किन किन राज्यों में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पटसन जूट पादप का पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। रेशम से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही है। पटसन पादप के पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं और तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सामान्य पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में तो काटते ही हैं, फसल की कटाई के पश्चात पादपों को तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं और उसे सड़ने देते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चौथे चैप्टर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा जल में विलेय है। तो ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस। तो ऑक्सीजन जल में विलेय है, सिरका भी जल में विलेय है, नींबू का रस भी जल में विलेय है, जबकि मिट्टी का तेल जल में विलेय नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच, इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो पारभासी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दो, तेल लगा कागज, केवल दो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पादपों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। इसमें से ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है पदार्थों के पृथक्करण टॉपिक से। उसका पहला प्रश्न है कि पदार्थों के पृथक्करण सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सी विधि या विधियां हैं। तो निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विधि है, निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन। ये तीनों पदार्थों के पृथक्करण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। और इसका आंसर हो जाएगा संतृप्त विलयन। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारे चारों ओर के परिवर्तन चैप्टर से है। औजारों में लोहे के फलक में बने बलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से बलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। और इसका आंसर हो जाएगा उसका आकार बड़ा हो जाता है। औजारों में लोहे के फलक में एक बलय होता है जिससे लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस बलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हल्के हत्थे को बलय में फंसाने के लिए बलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है और फैल जाता है। जब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, जब बलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। पहले लोहे के रिम को
गर्म किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये उत्क्रमित किया जा रहा है। तो इसका है कि कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता है। कागज का जलना तथा दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं, जबकि नमक को पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन हैं। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्ठी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। सिर्फ कच्चे मिट्टी से घड़ा बना सकते हैं और फिर उस घड़े को पानी से भिगो दीजिए तो फिर कच्चा मिट्टी, जबकि उसे पका दिया जाएगा, सेक दिया जाएगा, तब उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पौधे को जानिए चैप्टर से। पहला प्रश्न है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 5 मूलांकुर। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये सभी सम्मिलित है। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्रीकेसर के भाग होते हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा कि पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। ये कथन सही नहीं है। पत्ती में सिराओं के प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन ए, बी और सी सही है और कथन डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। अगला प्रश्न है कि तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये बिल्कुल सही है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, ये भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। जड़ें मिट्टी के जल खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है, ये बिल्कुल सही है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती है। ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतरा सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है, जड़ नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलू। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद और टिपियोका जड़ें हैं। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, और नीचे गए कोड की सहायता से सही उत्तर को बताना है कि कौन सा सही है। तो क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है और इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। प्रकाश संश्लेषण इसे हम कहते हैं, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अतः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं शरीर में गति चैप्टर से। नीचे दिए गए में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, और एक तरफ संधि दिया हुआ है और एक तरफ उसकी विशेषता दिया हुआ है,
और सुमेलित करना है कि कौन सा सही होगा। तो धुराग्र संधि जो होता है वो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होता है, धुराग्र संधि। अचल संधि जो होता है वो गति न करने वाली संधि होता है। कंदुक खलिका संधि जो होता है वो सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि होता है। और हिंज जो संधि होता है वो एक ही दिशा में गति करने वाला संधि होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 4 1 3। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या अच्छे से। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, बच्च की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में कई संधियां होती है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अस्थियों के बीच की कुछ संधियां ऐसी भी है जो गति नहीं कर सकती है, हिल नहीं सकती है, ये अचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। कंदुक खलिका संधि जो होता है वो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंधे और कूल्हे की संधियां होती है, ये सभी दिशाओं में गति करती है। हिंज संधि कोहनी और घुटने की संधियां में होती है, यह एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं है, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कान की अस्थि, शरीर की संधियां भी उपास्थि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है, यह सही है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। केचुए की शरीर रचना एवं उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं कि केचुए की कौन सा स्थिति सही नहीं है। केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। केचुए में गति शरीर की पेशियां के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है, यह सही है। शरीर का अर्ध सतह पर सूख बाल जैसी आकृति केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है, यह भी सही है। केचुए मिट्टी की उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, यह भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इनमें पेशियां होती है। ये पेशियां इसके शरीर के घटने, संकुचन और बढ़ने में सहायता करती है। पेशियां के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केचुआ गति करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। केचुए कहाँ से श्वसन करते हैं? तो त्वचा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताइए कि कौन सा कथन सही है। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है, बिल्कुल सही है। घोंघे की पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं, यह भी सही है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता होती है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, यह घोंघे के साथ खींचाता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सुमेलित होता है, कौन सा कूट सही है। आइए देखते हैं। तिलचट्टा जो है वो क्या है? इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। अगर हम पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, पक्षी के अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। अगर मछली की बात किया जाए तो मछली इसका शरीर धारा रेखीय होता है ताकि पानी में वो तेजी से आगे बढ़ सके। सर्प की बात करते हैं तो इसका शरीर अनेक वलय लूप में मुड़ा होता है। तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 1 2 4। नेक्स्ट चैप्टर है सजीव एवं उसका परिवेश। पहला प्रश्न है कि पौधे और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिन बाद यह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। ये बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। यह परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है और आवास में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। ये बिल्कुल सही है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। ये भी सही है। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 एवं 2 सही है, परंतु 3 गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटक है। इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो उसके पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ये बिल्कुल सही है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ये भी सही है। उसको पसीना नहीं आता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि किसका या किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, तो स्क्विड और ऑक्टोपस का धारा रेखीय शरीर नहीं होता है, जबकि जो मछली का होता है वो धारा रेखीय होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है और मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि किसमें या किनमें श्वसन के लिए गिल या क्लोम नहीं होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा व्हेल और डॉल्फिन का आंसर सी हो जाएगा। जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल या क्लोम होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा बात्र छेदों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन एवं व्हेल, जिसका श्वसन के लिए गिल या क्लोम नहीं होते हैं। अगला है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तने में। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है किस भाग से, तने से। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, जो पत्तियों या तो अनुपस्थित होती है या अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटे के रूप में लेती है। इससे पत्ती में होने वाले बाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है।
पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः इनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों या स्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु को कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इस प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे, जीव, बीज। और इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे में भी, जीव में भी और बीज में भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे एवं जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के ही कारण उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों है। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि के उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिय होते हैं। छुई मुई जो लाजवंती के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती है, यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधे एवं जंतुओं दोनों में होता है, परंतु दोनों में उसके तरीके भिन्न होते हैं। जो प्रजनन होते हैं वो पौधे एवं जंतु दोनों में होते हैं, परंतु दोनों में उसके तरीके भिन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गति एवं दूरियों के मापन चैप्टर से निम्नलिखित में से लंबाई का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटर। समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों को एक सेट को स्वीकार किया। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सही सुमेलित है। तो वाहन सरल रेखीय गति ये सुमेलित है। पंखा आवृत्ति गति ये सुमेलित नहीं है। झूला वर्तुल गति ये सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वाहनों की गति जो होती है वो सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहलाती है। और जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। और ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की गति आवर्ती गति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में 200 मिलीमीटर होते हैं। और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं, ये गलत है। जबकि 1 मीटर में 100 के बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो सेंटीमीटर, ये सही है और ये भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश, छाए एवं परावर्तन से निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक है, अपवर्तन, परावर्तन या विवर्तन। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन का कारण होता है। अपवर्तन और विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, इसका आंसर हो जाएगा जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। व्यक्ति वस्तु को तभी देख पाता है जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़े और फिर वस्तु से वो प्रकाश आंखों पर आए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन करें। आंसर हो जाएगा ए। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है, ये असत्य कथन है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है
और ये सब जो स्टेटमेंट वो सभी सही है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। प्रतिबिंब छायाओं से अधिक भिन्न होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ से। उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को बताइए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण होता है और सेल का एक सिरा तो धनात्मक और जबकि दूसरा ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा विद्युत चालक के उदाहरण है। और इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती, जबकि थर्मोकोल और वायु ये सब कुचालक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है और बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। इसका जो हो जाएगा, जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। यह स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में होता है, क्या होता है? फिलामेंट, स्विच, सॉकेट या ड्राइंग पिन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलामेंट। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह फिलामेंट दीप्त होता है और विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल सही है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है, ये गलत है। सिर्फ ऑन और ऑफ किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, ये बिल्कुल सही है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, ये बिल्कुल गलत है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर ही रुकता है। इसका जो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, केवल एक और दो, क्योंकि दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो स्टेटमेंट 3 है जो गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। चुंबकीय जो है वो कोबाल्ट है, मैग्नस जो है वो क्या है? यूनान है, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है और अचुंबकीय पदार्थ मिट्टी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक एक गडेरिया के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई है। संभवतः मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं, ये बिल्कुल सही है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, ये भी सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये भी सही है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार में बनाए जा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अगला है टॉपिक जल से। उसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाष्पन, बाष्पोत्सर्जन और संघनन निम्नलिखित में से किस या किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघनन के कारण, ऑप्शन 3 के कारण। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी जो बूंदें जम जाती है वो संघनन के कारण एकत्र होती है। वायु जलवाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें जो उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है
तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती है। वाष्पन और बाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन के बारे में बताइए। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है, ये कथन गलत है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी गलत है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल वायु में जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है, ये तो सत्य है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता की रचयिता कौन है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया गया है। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। नेक्स्ट है हमारे चारों ओर वायु से जुड़े प्रश्न का। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दोनों। पहला का जो हो जाएगा ऑप्शन दोनों, 1 और 2 दोनों सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ये बिल्कुल सही। वायु स्थान नहीं घेरती है, ये गलत है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 एवं 4। नेक्स्ट है कथन 1 और उसके कारण है और बताना है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। कारण है वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन एसर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन से वायु घटक जलने में सहायक होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कचरा संग्रहण एवं निपटान से। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बताइए। तो लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गिजड़ की सहायता से पीसते हैं, ये बिल्कुल सही है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केचुओं को सहायता करता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। और लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केचुओं को सहायता करता है। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा उसके बारे में देखते हैं। कागज का पुनः चक्रण संभव है
तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है, ये भी सही है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें छोड़ते हैं, ये भी सही है। तो जो इसका है वो चारों स्टेटमेंट सही है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा इससे उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। प्लास्टिक को कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती है, जबकि पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को कंपोस्टिंग की जा सकती है। प्लास्टिक को गर्म करने या जलाने पर हानिकारक गैसें तो निकलेंगी ही। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पिछले प्रश्न का था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा चारों कथन सही था, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, पशुओं की मृत्यु का कारण होना, शहरों में जल भराव एवं बाढ़। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों दुष्परिणाम है। प्लास्टिक की थैलियों में फेंके गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। किसके कारण? तो गंदगी का कारण। और सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें छोड़ती है। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिसमें मानव कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न करती है। प्लास्टिक थैलियों में फेंके गए कूड़े को जानवर भोजन की लालच में थैली सहित निगल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियों से शहर के नाले एवं सीवर बंद हो जाते हैं, जो शहरों में बाढ़ एवं जल भराव का एक महत्वपूर्ण कारक भी बन जाता था। ये वीडियो था क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में दिए गए सामान्य विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह एक एक करके 12th तक हम लेकर आएंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न। धन्यवाद।